अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज मैं आपके लिए नावल लेकर उसका नाम है मन महरम और इसकी राइटर हैं जिया शाह। वो कंटीन में बैठी बोर हो रही थी क्योंकि आज उसकी दोनों चुड़ैलें नहीं आई थी। रह रह कर इसे गुस्सा आ रहा था कि इन दोनों ने बिना बताए छुट्टी कर ली थी। खैर बख्शने वालों में से तो अशनाल शाह भी नहीं थी कि अचानक सब्ज़ो वहशत ज़दा आंखों की तपिश खुद पर महसूस की। ज़रा सा बैठ अभी और बात कर मुझसे हसीन शख्स, मेरा दिल नहीं भरा तुझसे। एक पल के लिए तो नज़र हटाने से नकारी होगी, पर अना की दीवार भी तो कायम रखनी होती है। इतनी देर में फ़ोन रिंग होता है तो वह मुतवज्जो हो जाती है। बको यार रियली सॉरी, माह की पहली ही छुट्टी थी आज और एंड टाइम पर मुझे मामा ने रोक लिया। कुछ गेस्ट आए थे, सो सॉरी मेरी शेरनी, मुझे पता है तू भूखी शेरनी बनी बैठी है, माफ़ कर देना। कुछ भी कहे बिना फ़ोन कट कर दिया जाता है। डीजे भी जानती थी वो बहुत ज़िद्दी है, जब तक गुस्सा ठंडा नहीं हो जाएगा किसी की नहीं सुनेगी। अशने भी वहाँ से उठते हुए जाने लगी। वैसे ही दिल हर चीज़ से उचाड़ था, ऊपर से इस बेहिस इंसान पर नज़र पड़ गई तो हर चीज़ को तहस-नहस करने को दिल चाह रहा था। सिकंदर शाह जद्दी पुश्ती जानशीनी का ओहदा संभाले बैठे थे अपनी वालिद की इकलौती औलाद होने की वजह से, और बाकी का काम इनकी जहानत ने भरपूर कर दिया था। वो चाहते तो हज़ारों एकड़ पर फैली ज़मीनों पर नस्ल दर नस्ल राज कर सकते थे, पर वो कभी भी बेजा लाड़ प्यार से नहीं बिगड़े थे और आज वो अपनी दुनिया के एक नामवर बिजनेसमैन दी सिकंदर शाह हैं। अमामा हाशिम से पसंद की शादी के बाद बहुत मिन्नतों से उन्होंने अशनाल को पाला। अशनाल शाह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, जो हज़ारों मिन्नतों मुरादों से सिकंदर शाह और उनकी बीवी अमामा शाह को मिली। माँ बाप की बेतहाशा मोहब्बत, माँ बाप से मिले खूबसूरत नैन नकुश की मालिक और बाप से विरसे में मिली मगरूर सुरमई आंखें, जो किसी और से भी मिलती थी इसको कुछ और मगरूर करती। अशने उठ जाओ बेटा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? मोबाइल भी ऑफ किया हुआ है तुमने? कितनी कॉल्स कर चुकी हैं माँ? अब किस बात की नाराज़गी होगी जो इन बेचारियों की शामत आई हुई है? अशने आंखें मलती उठी। वट बेचारी मामा, वो दोनों खराफातें आपको बेचारी लगती हैं जो कल मैं इनकी वजह से अकेली जलील हुई? बताना तक गवारा नहीं किया मुझे, अब वो भाड़ में जाए मेरी बला से। अमामा बेटी की तरफ देखते उठ खड़ी हुई, क्योंकि वह जानती थी कि छोटी सी बला के आगे हर चीज़ हर बात फजूल है, सो चुप रहना बेहतर समझा। सैयद अरशमान शाह मुल्क के जाने माने हार्ट सर्जन, जिन्हें दुनिया इनकी जहानत व वजाहत की बना पर जानती है। मेडिकल की फील्ड में अपना नाम बनाने के बाद शोबिज़ में इनकी दमदार एंट्री, मॉडलिंग में आमद मतवक्को, जिससे तमाम एक्टर्स और मॉडल्स को अपना फ्यूचर तारीकी में डूबता नज़र आ रहा है। फीमेल्स न्यूज़ एंकर्स खबर कम, सैयद अरशमान शाह की तारीफ़ों के कैफ़े ज़्यादा बांध रही थी। माई फुट। अशनाल गुस्से से टीवी बंद करती, इतने में माहा और डीजे की कॉन्फ्रेंस कॉल आने लगी। ओहो, होंठों को ओके जावी में बदलते अशनाल कॉल डिसकनेक्ट कर देती है। 2 दिन घर में गुजरने के बाद आखिरकार थक कर दोनों चुड़ैलों को माफ़ करने का सोचा जाता है। माँ का नंबर मिलाते ही अशने मुसलसल कुछ सोच रही होती है। तो तुम दोनों चाहती हो कि मैं तुम दोनों को माफ़ कर दूं? कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट होने के बाद अशनाल की आवाज़ स्पीकर में गूंजती है। हाँ महारानी जी, यही चाहते हैं हम। गुलाम डीजे मिसरियों वाली आवाज़ में कहती है, खुद का दिल किया होगा तभी ना हो। और 2-3 गालियाँ अशनाल के पेशे खिदमत करती है। ओके गर्ल्स, तो फिर एक शर्त पे। नहीं 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 करो, मत करो प्लीज़, नहीं मेरी मामा को छोड़ दो प्लीज़। उठकर लाइट ऑन करते ही सब कुछ वाज़ा हो जाता है। आज फिर काफ़ी टाइम बाद इसे वो ख्वाब आया था जिससे इसकी ज़िंदगी की सबसे तलख़ हकीकत जुड़ी थी। वो जितना इस हकीकत से पीछे चढ़ाता, इतना ही वो हकीकत एक खौफनाक शक्ल बन के इसके सामने आती है। वो राज जो मैं खुद में दफन कर चुका हूँ, बार बार क्यों मेरे सामने अपनी पूरी बदसूरती के साथ खड़ा हो जाता है। मान कुछ सेकंड्स में रूम का नक्शा बिगाड़ देता है। अली कॉलिंग। अर्शमान फ़ोन उठा के बाहर निकल जाता है, क्योंकि वह जानता था खुद को ठीक कैसे करना है। इस्लामाबाद के मशहूर और महंगे तरीन वर्ल्ड राइस रेस्टोरेंट में बैठी वेटर को होटल का तमाम खाना पैक करने को कहा गया। अशनाल, इतना खाना यार, अब ये ना कहना कि ये हमारी सज़ा है। माँ रोती शक्ल बनाते हुए पूछने लगी, हो गया ना? वेल, हो गया नाउ बिल प्लीज़। अशनाल वेटर से मुखातिब होती है, गोया इसने माँ की सुनी ही नहीं। वेटर थोड़ा झिझक के, मैम ये बिल। व्हाट द हेल? डीजे बेहोश होते होते बची। डीजे का कूल पांडे, डीजे का निकनेम सिर्फ अशनाल कह सकती है। तुम अकेली नहीं, साथ ही छिपकली भी बिल देगी। हाफ ऑफ कर लो, वैसे भी इतने अमीर माँ बाप किस दिन काम आएंगे? अशनाल मुकम्मल बेनियाजी से बोलते उठ खड़ी हुई। बिल पे करके जल्दी आ जाओ, वरना नेक्स्ट पनिशमेंट इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। चॉइस इज़ योर्स। दोनों लाखों का बिल पे करके यतीमों जैसी शक्ल बनाए अशनाल को गालियों से नवाजती वहाँ से वॉकआउट कर जाती। वो बचपन से जानती थी कि अब ये खाना कहाँ जाएगा। ऑफकोर्स गरीबों और यतीमों के पास, जो बड़ी इज्जत के साथ इन्हें खुद जाकर देना होगा। दी ग्रेट अशनाल शाह के साथ। इतना तो वो अपनी नकचड़ी दोस्त को जानती थी। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, खाली हाथों का तख्ती कुछ समझ न आया तो वो अपने खाली
बावजूद और खाली हाथ लिए बेड पर जा लेटती है। कमरे में नज़र डाल ले जाए तो हर चीज़ महंगे से महंगे ब्रांड की नज़र आए, जो अपने मूड के हिसाब से कमरे की पेंट से काउंटर्स तक बदलती है। क्या था जो इसको अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा था। इसकी बेतनाई सताती है, इसकी बेरुखी रुलाती है। वो एक शख्स मोहब्बत की मार से मुझे न ढाल कर गया, मुझे इश्क का बीमार कर गया। असफंदियार बलोच अपने बाई गांव में रहने वाले एक वडेरे थे, जो अपने गांव में अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनों और इनके अदल और इंसाफ की वजह से मशहूर थे। आज के दौर में भी असफंदियार बलोच अपने गांव के सरपंच थे। दो बेटे रेहान श, रेहान शलमदीद और फिर जुड़वा बच्चे शदाब और माहा। रेहान को पढ़ाई में खासी दिलचस्पी नहीं थी। वो बहुत मुश्किल से मास्टर करने के बाद अपनी ज़मीनें संभालनी शुरू कर दी थी। रेहान की अपनी ही ख़ानदान में शादी हो चुकी थी और दूसरा सबसे होनहार बेटा शमल दी अपनी वकालत पूरी करने बाहर गया हुआ था। दाशाब और माहा अपने मामा के साथ शुरू से इस्लामाबाद रहते थे। उन्होंने गांव रहना कभी पसंद नहीं था, इसलिए कभी कभार ही वो अपने बाबा और भाई भाभी से मिलने वहां जाते थे। दाशाब माहा से 1 मिनट बड़ा था और इसका रोब वो हमेशा माहा पे जाता था। ये अलग बात थी कि वो कभी रोब में नहीं आई थी। माहा अशनी को स्कूल नहीं जाना, टीचर बहुत गंदी हैं, डांटती भी हैं, बोलने भी नहीं देती है। शनाल अपने छोटे छोटे हाथों से मामा का चेहरा ऊपर करती है, जो उसे जूते पहनाने में मसरूफ़ थी। मामा सुन क्यों नहीं रही आप? मैं मामा बाबा को आपकी शिकायत करूँगी। अशनी मुंह बसूरती बैठ जाती है। अशनी ज़्यादा ड्रामे मत करो, ये रोज़ का काम है तुम्हारा। जितने हम तुम्हारे स्कूल बदल चुके हैं ना, इतने वक्त में दुनिया का पूरा चक्कर लग जाना था। मामा गुस्से से अशनी को बैग पहनाती है। दुनिया का चक्कर नहीं, वर्ल्ड टूर होता है मॉम। अशनी माँ की तस्दीक करती। हाँ बस इधर ही ज़बान चलती है। मिस अशनी की स्कूल जाते हुए घर रख जाती है। ड्रामेबाज और ख़बरदार, जो अपने बाप से स्कूल के बारे में कुछ भी कहा तो मामा अशनी को घर घूर कर देखती है। अशनी का फिर आज स्कूल में फर्स्ट डे होता है, जहाँ इसे गुलाबी से गालों वाली बुरी सी लड़की मुंह लटकाए नजर आती है। बस अशनी इसके सर पर पहुंच जाती है। हाय पांडे, क्या हुआ तुमको? वट तुमने मुझे पांडा कहा? प्यारी सी लड़की रोने वाली शक्ल बनाती है। यस ऑफ कोर्स, तुम्हें को कहा है और कोई है इधर? अशनी अपनी बड़ी बड़ी सुरमई आंखें इधर घुमाती है। आई एम नॉट पांडा, समझी तुम? अजीब सी आंखों वाली खदीजा भी साबाबर करती है, जबकि पहली नज़र में वो इससे मासूम लड़की बहुत प्यारी लगती है। ऊपर से आंखों में झलकता गरूर। वल्ला वो हु दी हेल आर यू? तुमने मेरी आंखों को अजीब कहा। अशनी को तो गोया मिर्चें लग जाती हैं तुम्हारी तो। इतने में स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता है और अशनाल इसे आंखों से वार्न करना नहीं भूलती। जामन अली डोगर लाहौर के डिफेंस के इलाके में रहने वाले एक बारोब शख्सियत के मालिक, पाक आर्मी में एक कैप्टन। वतन से मोहब्बत गोया इनकी खून में थी और वतन के लिए शहीद होना इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश। इस तरह एक बार इनके जाने के बाद घर में इनकी कभी ना आने की इतला मिली। जामन अली डोगर की एक ही बेटी थी, खदीजा। जामन अली डोगर गुलाबी सफ़ेद गालों के साथ बुरे बालों वाली खदीजा सबसे मुख्तलिफ थी। भाभा करके रोने वाली, रोते रोते अगले सांख रुलाने वाली। खदीजा में बाप की तरह हुब्बुल वतनी तो नहीं थी, पर फौजियों पर मोहब्बत इंतहा की थी। इसे डीजे की ठरक ज़्यादा कह सकते हैं। जामन अली की वफ़ात के बाद इनकी बीवी और बेटी इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे अशनार खुद स्कूल के लिए जल्दी उठती है और चुपचाप स्कूल चल जाती है। ये तब्दीली मामा को बहुत बुरी लगती है, पर वो मासूम माँ इसे छोटे से पटाखे की खराफाती दिमाग को पढ़ नहीं सकती है। स्कूल जाती है। अशनार बुरी लड़की को ढूंढने लगती है। ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि वो इसकी क्लास में ही बैठी होती है। सोने पर सुहागा, इसके साथ वाली सीट खाली थी। और बुरी बिल्ली, तुमने कल मुझे अजीब आंखों वाली कहा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई अशनार शाह को इस तरह से कहे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और मैम का ख्याल किए बिना अशनाल पानी की ठंडी बोतल खदीजा के सर पर पलट देती है, जिस पर खदीजा भाप करके रोना शुरू हो जाती है। सारी क्लास खदीजा की तरह रोने पर हंसना शुरू कर देती है, जिनमें अशनाल भी शामिल होती है। मैम अशनाल और खदीजा को अपने पास बुलाती है और खदीजा अशनाल का इंटरव्यू पूरी क्लास को करवाती है। खदीजा के फादर का सुनकर अशनाल को शर्मिंदगी होती है, पर वो ढीठ बनी रहती है। वो अशने ही क्या जो गलती मान ले। चलो अब आप दोनों हैंडशेक करें और फ्रेंड्स बन जाए। आप दोनों क्लास में लेट आई हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। मैम बहुत प्यार से दोनों को समझाती है। दिस इज़ क्लियर। आखिर में मैम अशनार को डांटती है और तस्वीर भी करती है कि वो खदीजा के साथ मिसबिहेव नहीं करेगी। अशनार को भी वो बुरी लड़की बहुत भाती है और इस तरह अशनार की ज़िंदगी में एक अदद नमूने का इजाफा हो जाता है। अशनार शाह की पहली दोस्त खदीजा जामन डोगर। ये दोस्ती आगे जाके दुनिया को क्या क्या रंग दिखाने वाली थी। अशनार शाह की ज़िंदगी में दूसरा जुबा महा असफंदियार बलोच की सूरत में आता है। स्कूल का एक साल गुजरने के बाद अचानक नई क्लास में एक सांवली सी लड़की आती है, जिसके लंबे काले बाल और तीखे
नकुश इसको मुनफत करते हैं। इस पे उसका खुद से बेपरवाह लहजा अशनी को पहली नज़र में वो अपनी सी लगती है। और तो तुम नहीं हो। डीजे और अशनाल इसकी बैंड बजाने में पहुंच जाती है। जीजी मैं नहीं हूँ, मैं पिछली क्लास में 1 साल टॉप करके आई हूँ। माँ कुछ डर के और खुशी के मिले जुले तासरात बताती है। तो तुम जानती हो हम कौन है? डीजे इसकी ऐनक उतार कर लोफरों वाले अंदाज में पूछती है। जीजी मैं जानती हूँ, पूरा स्कूल आप दोनों के बारे में जानता है। आप अशनाल हैं और आप डीजे गोया महा इनके नाम बताती है। इतने में ब्रेक का टाइम ख़त्म हो जाता है। गुजरे कुछ दिनों में जो बात डीजे और अशनाल नोट करती है वो ये कि महा बहुत ही हसास लड़की, इतनी ज़हीन होने के बावजूद ही इसमें कॉन्फिडेंस का नाम निशान नहीं, जिसकी वजह से सब इसका फ़ायदा उठाते हैं। ना चाहते हुए भी डीजे को महा पे रहम आता है और अपनी दो की गैंग में महा को शामिल कर लेती है। महा की हर मामले में हेल्प करना, इसे सही गलत समझाना, जैसे इन दोनों ने खुद पर फ़र्ज़ कर लिया हो। और इसी दौरान वो तीनों एक दूसरे की बहुत क्लोज आ जाती हैं। हर वक्त किताबों में सर दिए रहने वाली महा, सबकी हेल्प करने वाली, मोहब्बत से पेश आने वाली, मीठा सा लहजा रखने वाली इन दोनों के बरक्स होती है। इससे क्या पता था कि इसने अपनी ज़िंदगी की 2 गलतियों को सारी ज़िंदगी हंस के बर्दाश्त करना है। गवाही कैसे टूटती है? मामला खुदा का था, मेरा और इसका राब्ता तो हाथ और दुआ का था। अगरचे तुझसे बहुत इख्तिलाफ भी ना हो, मगर ये दिल तेरी जानिब से साफ भी ना हो। ताल्लुकात के बरज़ख में ही रखा मुझको, वो मेरे हक़ में ना था और ख़िलाफ़ भी ना हो। अजब था जुर्म मोहब्बत जिस पे दिल ने मरे सज़ा भी पाई नहीं और माफ़ भी ना हो। मलामतों में कहाँ सांस ले सकेंगे वो लोग जिनसे कोई जफ़ा का तवाफ़ भी ना हो। अजब नहीं है दिल पे जमी मलिकाई बहुत दिनों से, तो ये हौस साफ भी ना हो। हुए धारे हमें किस लिए बुझाते हैं, हमें तो तुझसे कभी इख्तिलाफ भी ना हो। बाहर रात जितनी तरीखी थी, इससे ज़्यादा तरीखी में डूबा इसका कमरा था। सिगरेट सुलगा कर वो अपने अंदर जला चुका था और तड़प थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शराब की बोतल सामने कद आम शीशे में मारते और शमान दीवानों की सी कैफियत में होता है। क्यों मैं इससे नफरत नहीं कर पाता? क्यों आखिर वो अपनी तमाम तर बेतनाई के बाद भी मेरे दिल पर बरजुमा बैठी है? शमान बेबस होता है। कैसे भूल जाऊँ मैं जो इसके बाप ने मेरी माँ के साथ किया? आखिर कैसे? अशमान अपने बाल नोचते हुए अपने हवास खो रहा था। नहीं, मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं कुछ भी नहीं। सईद अशनाल शाह, तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी बदतर ना बनाती तो मेरा नाम बेशुमान हैदर शाह नहीं है। मैं तुम पे ज़िंदगी इतनी तंग करूँगा कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगी। तुम्हारे बाप ने जितनी दर्दनाक मौत मेरी माँ को दी है, इससे ज़्यादा तकलीफ़ तुमसे गुजारोगी। माइंडेड मोबाइल पर अशना की तस्वीर से मुखातिब होते अशमान शाह की सब्ज़ आंखों में वहशत के साथ खून उतर आया था। खदीजा रूम में दाखिल होती है, अशने के नाम की रट लगा लेती है। अशने कहाँ हो? इतने में वहाँ भी खदीजा को मुके रसीद करते हुए बैठती है। यार क्या आफत आ गई है? क्यों तुम दोनों ने पूरा कमरा सर पर उठाया हुआ है? अशने बेडरूम में से महलिक स्टडी रूम से निकलती है, जो स्टडी रूम के साथ लाइब्रेरी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। वहाँ क्या कर रही थी? पढ़ने वाली बच्ची तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। डीजे जानती नज़रों से अशने को देखती है और तीनों लाइब्रेरी में चली जाती हैं। यू नो वट, मैं नमन नावल को कभी पढ़ ही नहीं सकी। जब भी इसको शुरू करने की कोशिश करती हूँ दिल अजीब सा हो जाता है और फिर इसको बंद कर देती हूँ। अशनाल उदासी से नमन नावल को के कवर पर हाथ फेरती है। तुम पढ़ लो यार, वैसे भी तो इतने मोटे मोटे नावल हिफ्स कर चुकी हो, इस उदास मत हो, ये भी पढ़ लो। वहाँ पास बैठकर हमेशा की तरह से मोहब्बत समझाती है। ऐसी बात नहीं है यार, और बहुत से नावल पढ़ लेती हूँ, पर ये मैं नहीं पढ़ पाती। अशनाल मज़ीद अफसुदा होती है। तुम लोग अच्छे से जानती हो निम्र अहमद मेरे लिए कैरेक्टर नहीं है, वो मेरी रहनुमा है। आज तक जितने भी नावल्स मैंने पढ़े हमेशा मुझे मेरा आप हल्का महसूस हुआ है। जहाँ बहुत से सवालों के जवाब मिले हैं, वहाँ बहुत सी उलझनें भी सुलझी। हमेशा रहनुमा ही रही हैं वो मेरी, और ये नावल इनके बेस्ट नावल में से एक है। और मैं इसे ही नहीं पढ़ पा रही, जबकि मैं जानती हूँ कि इसमें भी मेरे लिए कोई रहनुमाई, कोई हदायत छुपी होगी। अशनाल रोने वाली हो चुकी थी। डीजे और महा एक दूसरे की तरफ देखती ही कभी कभार ऐसा ही होता है कि अशनाल खुद पे चढ़ा खोल उतारती है। देखो अशने, हम अच्छी तरह जानते हैं कि निम्रा अहमद हमारे लिए क्या है, और ये कमरा और इसमें निम्रा अहमद के नावल्स के साथ इनकी हर चीज़, फिर चाहे वो स्कार्फ हो, ब्रेसलेट हो, ईद कार्ड्स हो या छोटी से छोटी चीज़ें, वो तुमने सबसे पहले लेनी होती है और तुम इन सब चीज़ों को मताए जान की तरह संभाल कर रखती है। मुझे याद है जब लास्ट टाइम इनका ब्रेसलेट मैं अनमोल आया था, तुम कितनी एक्साइटेड हुई थी और मैंने वो गलती से पहन लिया था और तुम्हारी शक्ल होने वाली हो गई थी। माँ और खदीजा हंसने लगी। तुम दोनों दफ़ा हो जो यहाँ से, जानती हो तुम अच्छे से मैं तुम लोगों से सब शेयर कर सकती हूँ, पर इनकी कोई भी चीज़ें नहीं न दीदी हूँ। तुम लोगों को मैं गिफ्ट भी तो करती रहती हूँ। अशने कमर पर हाथ रखे मसनूई गुस्से से बोलती है, हाँ तो सब कुछ तो नहीं करती ना। वहाँ निम्रा अहमद के रिसेंटली लॉन्च हुए इयरिंग्स को देखते हुए पूछती है, तुम दोनों जिन चीज़ों की लायक हो वही तो तुम्हें देती हूँ। इतनी छोटी छोटी चीज़ें तुम संभाल कर रखोगी नहीं और इनकी बेअदबी हो, ये कैसे होने दे सकती हूँ मैं। अर्शने इन दोनों को रूम से बाहर निकाल लेती है। वैसे मानने की बात है, अर्शने तो हमारा स्टडी रूम बहुत कमाल का डेकोरेट किया हुआ है। एक तरफ नावल्स की लंबी अलमारी जिसमें नावल्स ऐसे सजे पड़े हैं कि इनको किसी ने छुआ तक नहीं। निम्रा अहमद के नाम का अलग पोर्शन बना हुआ है जिसमें निम्रा की लॉन्च की हुई छोटी सी बड़ी हर चीज़ पड़ी है। दूसरी तरफ राइटिंग टेबल और इस पर पड़ी
डायरी इस कमरे में दाखिल हो तो एक राइटर प्लस सिंगर के कमरे का गुमान होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि अशनान शाह का स्टडी रूम भी हो सकता है और इतने कमाल का हो सकता है। डीजे अशनान के रूम से हमेशा इम्प्रेस होती थी। ओके, अब ये बताओ बिना बताए यहाँ मुँह उठा के क्यों आ गई हो? हुआ था जिससे शौर शबाब का आगाज़ है, अब भी मेरी फ़कत मोहब्बत फ़कत उसी के लिए है। उशना स्टडी रूम में बैठी डायरी लिख रही थी। एक उदासी का घेरा था जो इसे अपने लिपट में लिए हुए था। हमेशा इसने अपनी उलझन खुद सुलझाई थी और पर ये उलझन सुलझ ही नहीं रही थी। अशनान शाह आज तक किसी से नहीं डरी थी। इसके माँ बाप ने हर डर का डट कर सामना करना सिखाया था, पर इन आँखों में अपने लिए नफरत और इन आँखों में नजर आती वहशत इसे बेचैन कर रही थी। आखिर कौन था वो शख्स जो अशनान शाह को रुला रहा था और दूर बैठा तमाशा देख रहा था? नहीं, मैं अब मज़ीद नहीं खुद को तकलीफ दूंगी। वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं नहीं, मैं इसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। शनाल के आंसू डायरी पर गिरते होते हैं और वो बेआवाज़ रोती है। ये वो आंखें नहीं है जिनमें कभी मैंने अपनाहियत की रमक भी देखी थी। नहीं, ये वो नहीं है। हो सकता है ये कोई और ही वैसी जानवर है। अशनाल जस्ट गो टू हेल डायरी पर लिखकर डायरी बंद कर देती है। वो हमेशा की तरह रूम में आता है तो अशनाल घोड़े गद्दे बेचकर सो रही होती है। आसमान करीब आकर बैठ जाता है। कितने लम्हे इसके चेहरे को देखते गुजर जाते हैं। जज्बात से चूर होकर हाथ आगे जाता हुआ रुक जाता है। ना, ये गुस्ताखी मत करो, ये जंगली बिल्ली उठ जाएगी तो मेरा कत्ल कर देगी। आयुष्मान हाथ को वार्न करता है। अचानक को जहन में आते ही गुस्से से खड़ा हो जाता है। नो, तो मुझे इतनी जल्दी शिकस्त नहीं दे सकती। तुम्हारे करीब आना मुझे तुम्हारे बस में कर देता है और मैं बेबस हो जाता हूँ, जबकि आयुष्मान कभी बेबस नहीं हो सकता। तुम अपने बाप के किए गए गुनाहों की सज़ा भुगतोगी। सैयद अशनाल शाह, गेट रेडी टू बी माई स्वीट हार्ट। अशमान अशनाल के कान के पास हल्की सी आवाज़ में कहता चला जाता है। सुबह उठते अशनाल को अपने इर्द गिर्द परफ्यूम की फिर वही महसूस खुशबू आती है। ये खुशबू हमेशा इसका मूड खुशगवार करती है। यार क्यों ये खुशबू इतनी प्यारी है? खिड़की के पास खड़े होकर अशनाल एक मिनट को सोचती है, क्या मेरे कमरे में कोई आया? नहीं नहीं, किसी के बाप की भी जरूरत नहीं कि अशनाल शाह के कमरे में आ सके। नेवर एवर। अशनाल बच्चों की तरह गर्दन इधर उधर हिलाती है। तो फिर क्या कोई जिन आशिक है मुझ पे जो कभी कभार मुझे देखने आ जाता है? हाय, क्योंकि वो उदास हो जाता है होगा बेचारा। अल्लाह अल्लाह। अशनाल अपनी सोचों पर खुद ही हंसती उठ जाती है। सिकंदर शाह ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। मुझे बात करनी है आपसे। मामा पास बैठती है। जी जी बेगम साहब बोले, हम तन गोश हैं। सिकंदर साहब काम बंद करते हुए कहते हैं, वो मैं कह रही थी कि ज़ैनब का। मामा बेगम, आपने आज आपने ये बात मुँह से निकाली, आइंदा ये गुस्ताखी मत कीजिएगा। सिकंदर साहब सदा के गुस्से के तेज़ फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं, जिससे मामा डर जाती है। सिकंदर मेरी बात तो सुने। नहीं, मुझे इस औरत का नाम नहीं है, इससे जुड़ी कोई बात भी अपने घर में नहीं सुननी। सिकंदर साहब तैश में उठ के कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब मामा असर की नमाज से पढ़कर फारिग होती जब अचानक अशने मामा के गले लग जाती है। अरे अरे, क्या हो गया? अपनी मामा पर इतना प्यार, खैर तो है? अब मामा अशने का माथा चूमती हुए पूछती है, जी मामा सब खैर है? आपकी अशने आज बहुत खुश है। अशने एक्साइटमेंट में गोल गोल घूमते हुए पूरे कमरे का चक्कर लगाती है। बताओ भी क्या हुआ है, क्यों इतना खुश हो रही हो? मामा झिझला कर पूछती है। वो ऐसी ही थी, कोई भी बात बताने में तजस्सुस की इंतहा कर देती है। प्यारी मामा जानी, बात यह है कि मामा को एक लड़का पसंद आ गया और वो लड़का माँ से बहुत मोहब्बत करता है। आज मैं और डीजे इस लड़के से मिले हैं। मामा वो भी माँ की तरह बहुत ही स्वीट है और दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। अशनाल इससे अपनी एक्साइटमेंट छुपती। सच बात तो ये है कि वो रैली में बहुत खुश होती है। वो हमेशा से माँ के लिए बहुत पॉजेसिव ही होती है। हमेशा से डर लगा रहता है कि कहीं माँ अपनी मासूमियत ना खो दे। और आज अशब को देखकर ये सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। दिल के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। इसकी जान से प्यारी अजीज़ दोस्त अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। वो यकीनन बहुत खुश और मुतमिन थी। इसे माँ की ज़िंदगी का फैसला इस पर छोड़ा और वो सही मानों में सही साबित हुआ। गवाही कैसे टूटती है। मामला खुदा का था, मेरा और इसका राब्ता तो हाथ और दुआ का था। मेरी चुड़ैल माही और अशनाल डायरी बंद करके सोने के लिए लेट गई। काफ़ी टाइम बाद वो सुकून से सोती। आज फिर कमरे का हाल कुछ दिन पहले जैसा होता है। कमरे की हर चीज़ तहस नहस करके भी इसके दिल को सुकून नहीं मिलता। तो कार की चाबी उठाए वो जैसे हिसाब बराबर करने पहुंच जाता है। आयुष्मान को झटका तो तब लगता है जब वो पुरसकून सी अपने बेड पर सो रही होती है। आज का वाकया सोचकर इसके तन बदन में आग लग जाती है। कराची में अपनी छुट्टी की मुकम्मल करके जब आयुष्मान वापस आ रहा होता है तो इसको वो नज़र आ जाता है जो शायद इसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए था। अशनाल, महा, खतीजा और वो लड़का कौन था? ये लड़का जिसका अशनाल बाजू पकड़े आगे आगे चहती जा रही थी जबकि महा और डीजे पीछे थी। बस इतना देखना था कि अशमान का गुस्सा सवा नेज़े पे हो जाता है और ये सब वो तब दिखता है जब अशनाल महा को छुड़ाने के लिए अशब का हाथ पकड़ती है। और यही इसकी गलती थी क्योंकि अशनाल शाह को आज वो महा और खतीजा के अलावा किसी थर्ड पर्सन, वो भी मेल के साथ देखता है और आगे कुछ भी देखे बिना रश ड्राइविंग करके घर आ जाता है और अपने पूरे कमरे का हुलिया बिगाड़ देता है। वो कमरा जिसमें ब्लैक कलर के अलावा और कोई भी कलर नहीं था। कमरे के पेंट से कारपेंटर फर्नीचर से दरवाजे तक सब ब्लैक ही था। अगर कोई नॉर्मल बंदा अशमा के कमरे में चला जाए तो चकरा के गिर जाए क्योंकि वो किसी इंसान का कम जिनका कमरा ज़्यादा लगता था। आज वो अशनाल से दूर बैठने की बजाय इसके पास बेड पर जा बैठता है। अशनाल का इतनी पुरसकून नींद सोना इससे और तैश दिलाता है तो वो बाजों से पकड़ कर अशनाल को बैठा देता है। कौन है? अशने पूरी तरह से चीखने लगती है जब अशमान
इसके मुंह पर हाथ रख देता है। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में अशनाल को वो वहशत ज़दा सब्ज़ आंखें नजर आती हैं जिन्हें वो ज़िंदगी में कभी भी देखना नहीं चाहती थी। अर्शमान को देखती है अशनाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बैक वक्त गुस्सा और खौफ दोनों तारी हो जाते हैं। तुम क्यों आए हो, कैसे आए हो यहाँ? वो भी इस वक्त अशमान के हाथ हटाने पर वो हड़बड़ाहट में बेतुकी सवाल पूछ जाती है। वो ये तक भूल जाती है कि वो इस वक्त स्लीवलेस ब्लैक नाइटी में अनजाने में ही मुकाबले के होश उड़ा चुकी होती है। अशमान ने आज से पहले कभी इसे हिजाब के बिना नहीं देखा होता। रात के वक्त भी वो जब आता था कभी इस पर शैतान हावी नहीं हुआ था और ना इसने कभी इसे इसलिए सोचा था, इसे इस तरह सोचा था। फिर आज इसकी आंखों में वो वहशत कहीं दूर जा सोई थी। अशनाल की नींद के खुमार में डूबी सुरमई आंखें और इन पे साया फगन लंबी पलकों की झालर आसमान को इनमें अपना पर डूबता हुआ महसूस हुआ था। गुस्सा तो कहीं दूर झाग की तरह बैठ गया था। वह अशनाल के मजीद करीब हुआ जिस पर वो डर के मारे मजीद पीछे हुई और ये बात सामने बैठे शख्स को तैश दिलाने के लिए काफ़ी थी। वो अशनाल को बुरी तरह से खींचकर अपने करीब लाता है। अशमान को महसूस होता है कि इसका वजूद अशनाल के असार में लर्ज रहा है। वो उसके इस कदर करीब था कि इसकी पुरतपिश सांसों की हिद्दत से अशमान का चेहरा झुलसने लगा। वो खुद को बेबस होता महसूस करता है। अशमान जज्बात की शिद्दत से चूर होकर अशनाल की सांसों को अपने कब्जे में ले लेता है। खामोशी चार सुर होती है जो कमरे की हर चीज़ को अपने लपेट में ले लेती है। दो वजूद हर चीज़ से बेखबर दूसरे की रूह में उतरने का रास्ता बना रहे होते हैं। एक बरसों की प्यास बुझा रहा होता है तो एक बरसों का सूली पर लटका आज रिहा हो रहा था। अशमान को होश तब आता है जब अशनाल इसका कॉलर खींचकर इससे पीछे को धक्का देती है और लंबे लंबे सांस लेने लगती है। जिस शख्स के गुस्से ने अशनाल शाह को डराया हुआ था, इसकी मोहब्बत ने अशने को बेबस कर दिया था। इसकी सोचों की सारी राहें मफलूज कर देती। आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। अशमान, निकल जाओ मेरे कमरे से। आई सेड जस्ट गेट लॉस्ट। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम सच में एक वैशी जानवर हो। सुना तुमने? अशमान को दिक्कत देती है। वो भागती होशों में घुस जाती है। पीछे अशमान सारे वाक़े को समझ रहा होता है और जितना समझ आता है इतना इसके गुस्से में मज़ीद इजाफा होता है। अभी हैं करीब के कुछ और मराहिल बाकी के, तुझको पाके हमें फिर तेरी तमन्ना है। सईद अशनाल शाह डायरी पर लिखकर चला जाता है। दर्द सारे के सारे इसको देने थे, सारी तकलीफ़ों के हिसाब भी लेने थे, इसकी नींदें उड़ाने के तरीके भी सोचे थे। इसकी गुर्बत का कुछ ऐसा असर हुआ हम पे, सारे दर्द अपने दामन में समेट लाए, हम अपना दिल इसके कदमों में छोड़ आए। अशमा का दिल करता वो पूरी दुनिया को आग लगा दे। आखिर कैसे वो इतना बेबस हो सकता है? कैसे वो अपनी शिद्दत इस लड़की पर वार सकता है जिसे इसके गुस्से गज़ब की बेंट चढ़ाना था? सिगरेट फूंक कर आखिरकार वो थक कर बिस्तर पर ठहर जाता है। इसकी गुर्बत में इतना सुकून क्यों था? आखिर क्यों इसके सामने मैं अपने आप से बेगाना हो जाता हूँ? क्यों? अशमान अपने बालों को मुट्ठी में लिए पागल हो रहा था। वो दुश्मन है तो फिर सांसों पे काबिज कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। अचानक इसके कई अल्फाज मान के कानों में गूंजते हैं तो जैसे इसके कानों में कोई पिघला हुआ शीशा डाल देता है। मैं भी तुमसे नफरत के सिवा दूसरा कोई एहसास महसूस नहीं कर सकता। अशने, आई जस्ट हेट यू टू। अशमान चाहे जितनी भी नफ़ी करता वो इसके दिल के किसी कोने में पूरे हक से बरजमान हो गई थी। अभी तो इश्क की आइन से पाला पड़ा था, अभी तो शीन से गुजरना है, अभी तो काफ बाकी है, अभी तो इश्क की तकमील बाकी है। अशनाल 3 दिन से बुखार में तप रही थी। इसका बुखार कम होने नहीं आ रहा था। मामा और सिकंदर शाह ज़िंदगी में कभी इतने परेशान नहीं हुए थे जितने 3 दिन में रह चुके थे, पर अशने का बुखार वही का वही था। 2 दिन इसराब और बेसुकूनी रहने के बाद भी अशमान को कोई सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार से अशनाल की आंखों में वो तैरते आंसू तकलीफ दे रहे थे। वो तकलीफ जो इससे वो अनजाने में दे गया था, इसे कहीं चैन नहीं मिल रहा था। तो आखिरकार थक हार वो अशनाल के पास पहुँचता है जो तेज़ बुखार की वजह से नींद बेहोशी में होती है। अशनाल को इस हालत में देखकर अशमान गुस्से में पागल हो जाता है। अशनाल के चेहरे को हाथों के पहले में भर कर कितनी ही देर वो इसके नक्श में खोया रहता है। सईद अशनाल शाह, मैं यहाँ तुमसे सॉरी करने नहीं आया हूँ क्योंकि तुम इससे ज़्यादा तकलीफ़ की हकदार हो। ये तो अभी कुछ भी नहीं है मेरी जान। इसके एक एक नक्श को दीवाना वार चूमता वास्तगी से कहता है, मैं तो बस वो सुकून हासिल करने आई हूँ जो तुम्हारे वजूद से ना चाहते हुए भी जुड़ गया है। कुछ देर इसका लम्स महसूस करने के बाद वो चला जाता है। इस गुमान में भी नहीं था कि आगे जाकर ये छोटी सी लड़की इसका सुकून बर्बाद कर देगी। पास जब तक वो रहे दर्द थमता रहता है, फैलता जाता है, फिर आँख के काजल की तरह। अशनाल आंसू से भरी आंखें खोले अशमान के लम्स को महसूस करती है। आज वो सोई हुई नहीं थी। इसके परफ्यूम की महसूस खुशबू इसके सारे से बेदार कर दी थी, पर वो इसका लम्स महसूस करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो यूं ही इसके पास बैठा रहे। तबीब जब सारे थक हार के बैठेंगे, इसके छूने से शफा मिली फिर हमको। अशनाल डायरी खोली, इसकी खुशबू को अपने इर्द गिर्द महसूस करती कहीं बहुत पीछे चली गई थी। पहली बार जब तुम्हें कैफ़े में देखा था तो तुम्हारे चेहरे में शनासाई की एक रमक नज़र आई। फिर तुम्हारा वजूद वहशत ज़दा
फिर तुम्हारा वैसे ज़्यादा होकर देखना मुझे खुद में उलझा गया था। तुम्हारी आंखों में नज़र आती वैसे ने मुझे डर लगा और फिर तुम्हें कभी ना देखने की शिद्दत से दुआ की थी। आयुष्मान, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चीज़ परेशान किए हुए है, पर इतना तो मैं जान गई हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, जो तुम कभी भी कबूल नहीं करोगे। आई प्रॉमिस यू मिस्टर जीन, मैं तुम्हारी सारी उलझनें सुलझा दूंगी और तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। आयुष्मान से तस्वीर में बातें करती वो बहुत सारी चीज़ों का सिरा तलाश कर चुकी थी। एक एहसास है अनजाना सा जो दिल को भला भला लगा है। मैं नहीं मानती कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, पर जो भी है ज़ालिम तो दिल को अच्छा लगा है। महा और खदीजा अशनाल की इस हालत से बहुत परेशान होती हैं। आज तक कभी उन्होंने इसकी इस हालत में नहीं देखा था। ऐसे बुखार में तपते 3 दिन हो गए थे और आज सुबह वो इनके सामने बिल्कुल बैठी थी, गोया इससे कुछ हुआ ही ना हो। अशने, मेरी जान, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम हमसे शेयर करो प्लीज़। खदीजा से सही मानों में इसके लिए बहुत परेशान होती है। मेरे पांडे, मुझे बुखार हुआ था जो सबको हो जाता है, अब मैं ठीक हूँ। देखो, अशने इसके सामने गोल गोल घूमती अपनी खुशी छुपाने की कोशिश करती है, जो कि नाकाम रहती है। अच्छा, फिर एक रात में ऐसा कौन सा दम असर कर गया जो 3 दिन से हम सब की दुआएं और डॉक्टर की महंगी दवाएं भी नहीं असर कर सकी। महान, जो कि कॉल सुनने रूम से बाहर गई थी, पास बैठते हुए पूछने लगी, देखो डीजे, ये बच्ची खराब हो रही है। देखो, मुझे मासूम पर भी शक कर रही है। खतीजा जानती नज़रों से शनाल को देखती है, इस बात का इतराफ़ करती है कि वो बहुत खुश है। इसके चेहरे की चमक इसके दिल की गवाही देती है और खतीजा दुआ करती है कि इसके चेहरे की चमक यूं ही सलामत रहे। और पांडे किधर खो गई? शनाल खतीजा के आगे चुटके बजाते हुए पूछती है। हाँ, कहीं नहीं, वो तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या बात है? शनाल एक आईब्रो उठाए तशवीर से पूछती है। वो हमारी क्लास फेलो है ना, पलवश, वो बर्थडे पार्टी दे रही है। तो खतीजा बड़ी एक्साइटेड होकर बता रही थी। जब अशने इसकी बात काटती है, तो इसमें तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? तो हम पहले कब किसी की बर्थडे पर जा रही थी जो अब जाएंगी? ओहो, बात तो सुनो, दी ग्रेट अशमान हैदर शाह भी इसकी पार्टी में आ रहा है, जो वो नक चढ़ी हर एक को बड़े फ़ख्र प्लस गुरूर से बताती फिर रही है, क्योंकि सैयद अशमान शाह आज तक किसी लड़की के साथ नज़र नहीं आया, तो पलवशी की बर्थडे पर क्यों आ रहा है? सबको ये जानने में तजस्सुस हो रहा है। और तुम तो जानती हो कि अशमान मेरा फेवरेट है, तो बस मैं तो जाऊँगी और तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। अशमान के नाम पर शनाल की आंखों में पहले उलझन और फिर चमक, दोनों चीज़ें ही महा और खदीजा ने से नहीं चुपती। वो जानती थी कि कुछ ऐसा है जो अशने कभी सीधा सीधा नहीं बताएगी, कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्देदारी है, पर वो भी इसकी दोस्तें थीं। अपने कातिल की जहानत से परेशान हूँ मैं, रोज़ एक मौत ने तर्ज की ईजाद कर दे। इसकी अम्मी इसे खाना खिला रही थी जब हमेशा की तरह वो अपना वन एंड ओनली टॉपिक शुरू करता है। मामा, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मान बुरा सा मुँह बनाता है। आप कौन सी बात नहीं मानी मैंने आपकी जो इतने बुरे मुँह बना रहे हो आप? अरशमान ज़ैनब अपने शहजादों से बेटे को गोद में बैठाती है। मामा, आप जानती हैं मुझे वो नक चढ़ी अशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इससे इतना प्यार क्यों करती हैं? अरशमान कई बार का दोहराया हुआ सवाल फिर दोहराता है। मामा की जान, वो आपकी कज़न है, आप इससे इतने बदगुमान क्यों हैं? वो अरशमान की इस पोजेसिवनेस से कभी कभी परेशान हो जाया करती थी। मामा, आप जानती हो वो बहुत बदतमीज़ है। मामू जान भी अच्छे से बात नहीं करते और भी मामू की कार्बन कॉपी है, नकचड़ी। आई जस्ट हेट हर। अरशमान को हमेशा अपनी माँ का इसके साइड लेना गुस्सा दिलाता है। मामा, अरशमान मोहब्बत से ज़ैनब का हाथ पकड़ता है। जी मामा की जान, वो अरशमान का माथा चूमे गोद में उठाती है। मामा, अशनाल की आंखें आप जैसी क्यों हैं? क्योंकि वो मेरी भतीजी है ना, इसलिए वो मेरे जैसी है। वो अरशमान को प्यार से पुचकारती है। क्यों है आखिर? वो मुझे बहुत बुरी लगती है, इसकी आंखें आप जैसी नहीं होनी चाहिए थी। कभी कभी मुझे इसका रोना बहुत हर्ट करता है, क्योंकि वो रोते हुए आप जैसी लगती है। ज़ैनब अपने 6 साल हसास बेटे को देखती है जो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें करता है। तो मान, आप इसे ना रोने दिया करें ना। देखें, कल को मैं आपके पास ना रही तो आपके पास मुझ जैसी अशना तो होगी ना। आप इसे हमेशा अपने पास रखना, किसी को मत देना, ठीक है ना? और देखें, आपके बकौल अशने आपको मुझ जैसी लगती है तो कितना अच्छा हो जाएगा ना कि आप इसे कभी रोने नहीं देंगे। ज़ैनब प्यार से अपने ज़हीन बेटे को समझाने लगे। शमान बचपन की सोचों को झड़क कर पार्टी पर जाने के लिए तैयार होने लगा। रंग खुशबू में अगर हल हो जाए, वसल का ख्वाब मुकम्मल हो जाए, चांद का चूमा हुआ सुर्ख गुलाब तितरी देखे तो पागल हो जाए, मैं अंधेरों को जालूं ऐसे तेरी आंखों का काजल हो जाए, दोष पर बारिशें लेके घूमूं मैं हवा और वो बादल हो जाए, नरम सब्ज़े पर ज़रा झुक के चलें, शबनमी रात का आंचल हो जाए, उम्र भर थामे रहे खुशबू को फूल का हाथ मगर शल हो जाए। नेट के काले रंग की पाँव को छूती बारबी फ्रॉक में वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा ही लग रही थी। बुरे लंबे कमर को छूते बालों को स्ट्रेट किए नीचे से कर्ल छोड़े हुए थे, पलकों पर गहरा मस्कारा लगाए, ब्लड रेड कलर की लिपस्टिक लगाती हुई अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। खदीजा वहाँ जो कमरे में अचानक एंटर होती है तो उसे देखकर हैरान होने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, माही तो देखो तो हमारी अशने है, ये तो हमारी ही अशने है। खदीजा वहाँ को आंख मारती अशने को गले लगा ली। दोनों ड्रामेबाज हो, फजूल बलवा लो बस,
फजूल बुलवा लो बस इन्हें। अश ने अपनी सैंडल के स्टेप बंद करते हुए दोनों को जानती नज़र से देखने लगी। खदीजा ब्लैक कलर के शिफॉन के सूट में बुरे बालों को एक साइड पर डाले हल्के से मेकअप में भी बहुत प्यारी लग रही थी। माँ को देखा जाए तो वो भी कम नहीं थी। ब्लैक कलर के शिफॉन की शॉर्ट फ्रॉक में लंबे कर्ली बालों को खुला छोड़े शरारी लग रही थी। वैसे माशाल्लाह कम तो मेरी दोनों चुड़ैलें भी नहीं लग रही। इसने अशने ताइदी नज़रों से दोनों को देखते हुए बाहर निकल गई। दोनों को रूम से निकलते ही मामा की नज़र आ जाती है। अशने अशनाल पर अचानक नज़र पड़ती है। मामा को कोई अपना बहुत ही प्यारा याद आ जाता है जो उसके दिल के बहुत करीब था। आंखों में नमी छुपाए वो बाकायदा तीनों का माथा चूमे ढेरों दुआएं देती है। माशाल्लाह मेरी बेटियों को अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। ध्यान से जाओ, ध्यान से आओ, तीनों जल्दी आना। पीछे से मामा नसीहत करना नहीं भूलती है। इनको पार्टी में काफ़ी देर हो गई थी पर अशमान की कोई खबर नहीं थी। अशनाल को रह रह कर गुस्सा आ रहा था और अपनी इस कैफियत को समझने से कासिर थी। डीजे ये अशमान हैदर शाह अभी तक क्यों नहीं आया, मैं बोर हो रही हूँ यार, कहीं हमारी हसरत ही ना रह। जैसे लाइव देखने में माँ अब सच में बेजार नजर आने लगी थी। डीजे जो खाने में मसरूफ थी माँ की बात पर खाना रुकते हुए मतवज्जो हुई। यार वो चीफ गेस्ट ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा, इंतजार तो करवाएगा ही ना। क्यों अशने खदीजा अचानक अशने से पूछने लगती है। मुझे क्या पता, तुम लोगों को पता, तुम्हें को आने का शौक चढ़ा हुआ था। अशनाल खुद को कंपोज करते नॉर्मल नजर आने की कोशिश करने लगी। वो जानती थी कि इसका ज़रा सा भी रिएक्शन इन दोनों चुड़ैलों को सब समझा देगा, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो सब समझ चुकी थी। अभी वो बातों में मसरूफ थी कि सैयद अशमान शाह की नाम की हुडिंग होने लगी तो वो तीनों अपनी जगह से उठ गई। सिकंदर साहब सोने की तैयारी कर रहे थे जब अमामा इनके पास आकर बैठ के सिकंदर साहब मैं कुछ बात करना चाहती थी। अमामा तमीद बाने लगी। मामा तुम अच्छे से जानती हो मैं वो बात नहीं करना चाहता। क्यों तुम मेरे पुराने ज़ख्म ताज़ा करती हो। सिकंदर आज किसी हारे मुसाफिर की तरह लग रहे थे इनके लहजे में। आज ना तो कोई गुस्सा था और ना ही कोई करवाहट। अमामा तुम जानती हो मुझे हमारी अशने में ज़ैनब की झलक नज़र आती है। मैं जब जब इसको देखता हूँ मुझे ज़ैनब के वो आखिरी दिन याद आ जाते हैं जो उसने बहुत ज़ेद में गुजारे थे। तुम्हें पता है आज जब अशने को इसकी दोस्तों के साथ जाते देखा तो मैं लर्ज कर रह गया। वो हूबहू अपनी फूफो जैसी है, वही सुरमई आंखें, वही मगरूर सी नाक। ऐसा लगा मेरी ज़ैनब जिंदा होके फिर से मेरे सामने आ खड़ी हो। सिकंदर साहब बकायदा रोने लगे। तुमसे बढ़कर और कौन मेरा राजदार होगा। मामा इसका हाथ पकड़े सिकंदर साहब मुस्कुराने लगे। तुम जानती हो कि मेरी सगी बहन नहीं थी, हम एक माँ की औलाद नहीं थे, पर वो गुड़िया मुझे कितनी अजीज थी। मामा एक गलत शख्स के इंतखाब ने इसको मुझसे छीन लिया। सिकंदर साहब अपने बरसों के दुख को अंदर से निकाल रहे थे पर इनके वहमो गुमा में भी नहीं था कि भर किसी जीर ऊपर इनका एक एक लफ्ज़ पहाड़ बनकर टूट रहा था। सारे हाल में इस वक्त अरशमान के बारे में चैमगोइयाँ हो रही थी। कोई इसकी ड्रेसिंग की दीवानी हो रही थी तो कोई इसकी पर्सनैलिटी पर फिदा हो जा रहा था। डीजे और महा भी अपने धुन में मस्त अरशमान को देखे जा रही थी। यार अशने तुम ज़रा इंप्रेस नहीं हुई क्या? देखो तो सही यार क्या लुक से इस बंदे की हमेशा की ठरकन खतीजा तवक्को के मुताबिक अरशमान पर जी जान से वारी जा रही थी और महा भी आज इसकी साथी बनी अरशमान के साथ सेल्फी लेने के लिए मरी जा रही थी। बर्थडे केक कटिंग की सेरेमनी शुरू हुई होती है तो पलवशी अरशमान का हाथ पकड़े केक काटने लगी। अशनाल पे तो गोया पूरे का पूरा आसमान बादलों समेत गिरता है। वो जब्त किए सब देख रही थी। अशने कुछ करो ना यार, चलो हम भी सेल्फी लेते हैं अशमान के साथ। खदीजा वहाँ कब से अशनाल को मनाने की कोशिश में लगी थी पर वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। तभी अचानक डांस का शोर उठता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इससे खूबसूरत बनाने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। पलवशी माइक पकड़े आंखों में चमक लिए बात करने लगी। आज मेरी बर्थडे इसलिए भी स्पेशल है कि इसमें मेरे प्यारे दोस्त अशमान भी शरीक हुए हैं। पलवशा अशमान का हाथ हमें स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक चारों तरफ से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। स्टेज के दरमियान एक खास एंगल पे कैमरा सेट हो चुका होता है जहां पलवशी और अशमान कपल डांस करने वाले थे। बोल्ड रेड कलर की साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज में अशमान का हाथ थामे पलवशी अशमान के करीब इसके कंधे पर हाथ रखकर डांस शुरू करती है। सॉन्ग की लिरिक्स पर पलवशी और वो एक दूसरे के करीब हो चुके होते हैं। अशमान पलवशी की कमर पर हाथ रखकर डांस स्टेप कर रहा था। ये सब देख अशनाल की आंखों में गोया किसी ने मुठिया भर भर के नीचे डाल दी थी। अब वहाँ मजीद बैठना इसके लिए दुश्वार हो चुका था। तभी वो खुद को संभालते हुए इस पर एक नज़र डालती चली गई। अशनाल की एक नज़र देखना और इस एक नज़र में क्या कुछ नहीं था, दुख शिकवा जाने क्या क्या अशमान समझ ना पाया पर इसकी नम आंखें इसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर गई थी। तभी वो भी इसके पीछे जाने लगा जब महा और डीजे ने इसे पकड़ा। अशनाल घर आते आते मजीद डिस्टर्ब हो चुकी थी। खुद को रोने से बाज नहीं रखा। सुरमई कांच की आंखें थी कि भीगे चली जा रही थी। इसे खुद नहीं पता था कि अशमान का किसी और के करीब होना इसे इतना ज़ेद में मुब्तला क्यों कर गया, पर यह सच था कि इसे किसी और के साथ देखना इसे फिर बुखार में मुब्तला ज़रूर करने वाला था। परेशान कुन हालात में घर पहुंचते ही इसे मामा और सिकंदर के कमरे की लाइट जल्दी नजर आई तो इनके कमरे का रुख कर गिना चाहते हुए भी वो बाहर खड़ी होगी क्योंकि आज पहली बार इसका बाप इसकी फूफो का जिक्र कर रहा था जिसका बहुत सरसरी सा जिक्र इसकी माँ ने एक दो बार इसे किया था। इसकी माँ से ही पता चला था कि अशमान इसका कज़न है पर इसने अपनी पुप्पो के जिक्र पर हमेशा अपने बाप को तैश में आते देखा था। तो आज इसका बाप क्यों रो रहा था? इसकी पुप्पो ने अपने लिए क्या कोई गलत इंतखाब किया था क्योंकि इसका बाप इसकी पुप्पो से इतनी नफरत करने के बावजूद इसके जिक्र पर तड़प रहा था? क्या यही वजह थी जो अशमान इससे और इसकी फैमिली से इतनी नफरत करता था? इन तमाम सवालों के जवाब इसके पास नहीं थे, इसे खुद तलाश करने थे। इसका दिमाग मजीद तो उलझ गया। इसका बाप
इसकी पप्पो से नफरत नहीं करता था तो दिखावा क्यों करता था? क्या हुआ था इसकी पप्पो के साथ? रूम में आते ही कमरा लौका के ज़मीन पर बैठी मुठ्ठियों में बाल नोचे वो पागलों की तरह रोने लगी। ये सब क्या हो रहा है इसके साथ? वो तो कभी इतनी उलझनों का शिकार नहीं रही, फिर क्यों? एक तरफ अरशमान और दूसरी तरफ इसका बाप था। दोनों दोनों की समझ से बाहर थे। अशनार रोते रोते ज़मीन पर सो चुकी थी। ब्लैक बारबी फ्रॉक अपनी नाकदरी पर रो रहा था। आंखों में नींदों के सिलसिले भी नहीं, बजा आंखों में नींदों के सिलसिले भी नहीं, शिकस्त ख्वाबों के अब मुझ में हौसले भी नहीं। कुछ दिनों से अशनाल बहुत उलझी रहने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना इसकी आदत बनती जा रही थी। मामा सलार के साथ साथ इसकी दोस्तें भी बहुत परेशान थी कि आखिर की वजह क्या है जो अशने इस कदर डिस्टर्ब है। पार्टी के कुछ दिनों बाद अशनाल को पता चला कि अशमान किसी काम के सिलसिले में जर्मनी चला गया है। वो जो इस आसपास पे थी कि वो जो इस आस पर थी कि वो आएगा, वैसे ही चुपके से वो अपने किए पर शर्मिंदा होगा, वो माफ़ी मांगेगा। पर जालिम इंसान तो देखे बिना ही चला गया था। ये भी देखे बिना कि अब सईद अशनाल शाह पे इसका रंग चढ़ता जा रहा था। इसका इस तरह से जाना अशनाल को मज़ीद बेजार कर गया था। वो दुनिया की हर चीज़ों को तबाह कर देना चाहती थी। जिस दिन से तुम गए हो अपने ही आप का मैं इनकारी हो गया हूँ। अरशमान जो जर्मनी में अपने बहुत ज़रूरी काम से आया था, पर वो चाहते हुए भी अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। बार बार शाह का चेहरा इसके सामने आता था। इसकी भीगी नम आंखें इसको शर्मिंदा करती। वो खुद लाख झटलाने पर भी इसको सोचने पर बाज नहीं आ रहा था। वो जानता था कि पार्टी पर पलवशा के करीब होना इससे बुरा लगा था, पर वो इससे तड़पाना ही तो चाहता था। पर वो खुद क्यों तड़प रहा था? इसको सुकून क्यों नहीं मिल रहा था? इसकी कुर्बत का प्यासा हो रहा था। इसी दौरान महा और खदीजा की शादी सर पर आ गई तो अशनाल का सारा ध्यान इस पर लग जाता है। महा के बाबा को मनाना एक मुश्किल अमर था जो खदीजा और अशनाल ने बखूबी अंजाम पाया, जिसके नतीजे में महा अशरफ की दुल्हन बन रही थी। महा का भाई अपनी वकालत पूरी करके आ चुका था। पहली नज़र में ही खदीजा से एक तरफा मोहब्बत कर बैठा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि महा और खदीजा दोनों इकट्ठी दुल्हन बन रही थी और महा बहुत खुश थी कि खदीजा इसकी भाभी बन रही थी। खदीजा के तो मानो दिन ही फिर गए थे। वो तो आजकल आसमानों में उड़ रही थी। इतना प्यारा और हैंडसम वकील जो मिल गया था। खदीजा और इसका शौहर महा और अशरफ की मेहंदी कंबाइन रखी गई थी। तीनों दोस्तें पीले, सब्ज़ और गुलाबी रंग के कंट्रास्ट में लहंगे में पहने बहुत प्यारी लग रही थी। महा और खदीजा से खुशी संभली नहीं संभल रही थी। अशनाल भी अपने दोस्तों की खुशी में खुश सब कुछ भूले थी। महा और अशरफ की नोक झोंक और खदीजा उसके शौहर से शर्माया लहजा, सब कुछ बहुत प्यारा था। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि पांडे के आगे जाके इस बेचारे वकील के साथ क्या करने वाली थी। आज खदीजा की बारात थी और महा और अशनाल दोनों खदीजा के पास थी और महा बहन और दोस्तों दोनों का फ़र्ज़ बखूबी अंजाम दे रही थी। अशनाल को बहुत गहरी उदासी ने अपने घेरे में ले रखा था। अशने खदीजा मोहब्बत से अशने को पुकारती जो कहीं खोई हुई थी और हाँ पांडे बोलो। अशने पास आकर बैठती हुई बोलती, अशने तुम्हें पता है ना आज मेरी बारात है और कल महा की और परसों वलीमे के बाद हम दोनों अब्रॉड चली जाएंगी। ये कहते हुए दोनों रोने लगती हैं। आईना मुझे पता है तुम दोनों बेवफा मुझे छोड़कर जा रही हो। अशने खुद को नॉर्मल करती है। अशने हम दोनों जानती हैं कि तुम्हें कोई बात बहुत अपसेट कर रही, पर हम दोनों तुम्हें इंसिस्ट नहीं कर रही ताकि तुम हमें खुद बता सको जब तुम्हारा दिल माने तब। खदीजा अशने का हाथ पकड़े मजबूत लहजे में समझाने लगी, मेरी जान तुम ये कभी मत सोचना कि हम में फासले आ गए हैं तो दिल भी दूर हो जाएंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। खदीजा रोते रोते हिचकी बंद गई। जाने कब का बंद बांधा था और मैं भी वहाँ पीछे से इसके गले लगी। जाने कितने लम्हे रोते गुजरे जब खदीजा की मामा आकर तीनों को चुप करवाती हैं और पाला भेजती हैं। तीनों को अपनी छोटी छोटी नोक झोंक याद आ रही थी। तीनों अपनी अपनी जगह उदास थी। बचपन का साथ, बहुत सारा अनगिनत यादें, खट्टी मीठी बातें, बहुत कुछ याद आ रहा था। अशनाल बार बार दोनों का हाथ बेचैनी से पकड़ती जैसे अपना कीमती सरमाया आज अपने हाथों से किसी को सौंपने वाली हो, और वैसा ही तो था। खदीजा की बात का शोर उठा और एक बार फिर अशने का रोना शुरू हो गया। यार अशने, तुम्हारा भी निकाह पढ़वा देते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। महा ने रोते हुए अशने को गले लगाए। किसी से? अशने फ़ौरन पीछे हटी। शादाब से। और किसी से? क्यों? महा आंटी महा मासूम बनते हुए पूछने लगी, गोया वो सारी ज़िंदगी दोनों को साथ रखना चाहती है, जिस पर सबकी हंसी छूट गई। डूब के मर जाओ। अशने कहती खदीजा के पास चलेगी। इस तरह की नोक-झोंक में खदीजा की रुखसती का शोर उठने लगा। वो सारी रात महा और अशने बचपन की खटी मीठी बातों को याद करती रही। एक दूसरे की आंखों को नम होते देख कर हंसने लगती और इस तरह इस अलवदी रात का इख्तिताम हुआ। खदीजा बहुत से ख्वाबों आंखों में सजाए अपना पिया संग अपने ख्वाबों की झाम में जाने को बेताब थी। रूम में एंटर होते ही इसके शोर को 40 वोल्ट का झटका लगा। खदीजा शर्माई शर्माई सी बेड पर बैठी घूंघट की आड़ में अपने हुस्न को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो इसके पास आके घूंघट ऊपर करता है। अरे मुंह दिखाई तो दें। खदीजा झट अपना चेहरा घूंघट में छुपाती मुंह बनाने लगी, जिस पर वो अपनी हंसी जब्त करता। वो आज भी इतनी क्यूट लग रही थी जितनी बचपन से थी। ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मुंह दिखाई खदीजा हाथ आगे बढ़ाती है जो वो मोहब्बत से थाम कर बहुत ही प्यारी डायमंड रिंग पहनाता है। वैसे तो मेरी क्यूट सी वाइफी सब आपका है, ये नाचीज़ भी और इसकी हर चीज़। खदीजा शर्माते हुए चेहरा झुका लेती है और वो इससे प्यार से खदीजा का चेहरा ऊपर करता है। आप मुझे से एक वादा करोगी? खदीजा जी क्या वादा? ये है कि आप पहले मुझे अपना दोस्त समझेंगी जैसे ही माही है, अशने है, पर वो तो लड़कियां हैं। खदीजा आंखें घुमाए बड़े
पते की बात बताती है, जिस पर वो अपनी हंसी रोकना मुश्किल जिस पर से अपनी हंसी रोकना मुश्किल लगती है। जी वो लड़कियां हैं आपकी बेस्ट फ्रेंड्स है, और पर आप मुझे भी अपना अच्छा दोस्त बनाएंगी, कभी भी मुझसे नहीं झिझकेंगी, सब शेयर करेंगी, ठीक है ना। इसकी नाक दबाता वो बोलता है, और नौस्पिन थी खतीजा रोने वाली शक्ल बनाती है, और सॉरी, मैं तो बस आपकी झिझक दूर कर रहा था। वो परेशान होने लगता है, सॉरी नॉट एक्सेप्टेड, आंखों में आंसू भरे लिए वो कहती है, अब क्या करें, ये बंदा ना चीज़ है जिससे आप सॉरी कबूल कर लें। एक कप कॉफ़ी झट से जवाब आया। वो तो कॉफ़ी बनाने चला गया, वो जानता था कि वो बस ड्रामा कर रही है। इस अशने ठीक कहती है, ये बंदा उफ, मेरा बंदा बहुत मासूम है। इस तरह एक हसीन रात अपने अख्ताम को पहुंचती है। अगला दिन अपने संग बहुत सी खुशियों के साथ उदासियां भी लाता है। जब वहाँ अपनी मोहब्बत के संग चलती स्टेज पर आती है, वहाँ तो गोया आसमान से उतरी पड़ी कोई गुड़िया लग रही थी। मोहब्बत पा लेने की खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। अशनार अपनी दोनों दोस्तों को खुशियों की लंबी ज़िंदगी की दुआ करती रोने में मसरूफ़ थी। जाने वो अब कब मिलेंगे। इस दौरान रुखसती का शोर उठता है। अशनार का रोना देखकर वहाँ मौजूद हर आंख बिक जाती है। माँ का भी रो का बुरा हाल हो चुका होता है। माही देखो ना, या चिड़े लग रही हो, प्लीज़ लाइनर तो ठीक करो। जो सुनते ही अशब के कंधे पर मुका आता है, जिसका मतलब था कि बकवास बंद रखी जाए, वरना जिम्मेदार तुम खुद हो। कि अशब बस इसका मुंह ठीक कर रहा था। कल का दिन गोया इन तीनों की ज़िंदगी का दिन यादगार दिन बनने वाला था। कौन जाने कल का दिन अपने साथ क्या क्या राज लेकर आने वाला था। अशनाल की तस्वीर देखते हुए एक अजीब सा सुरूर मिल रहा था, इसकी नकूश में खोया था। जब फ़ोन कॉल इसका सारा सुकून गर्द कर देती है। सर वो मैम, अशनाल के घर आज कुछ लोग आए थे, वो उनके रिश्ते के लिए, और लगता है सिकंदर साहब भी इस रिश्ते पर रजामंद है, क्योंकि आगे कुछ भी सुने बगैर वो फ़ोन बंद कर देता है। क्या था ये? अशमान शाह तैश के आलम में पागल हो रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई जिस्म से जान निकली हो। अशने फ़ोन उठाओ। अशने वो गुस्से से पागल हो रहा था। इधर वो पहले ही अपने दोस्तों की दूरी की वजह से दुखी थी, ऊपर से रिश्ता वो ना कर भी देती, पर जिस शख्स का नाम इसने सुना था इसे बहुत कुछ याद दिलवा गया था। अननोन नंबर से बार बार कॉल इसके गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। अनकरीब था कि मोबाइल दीवार की नज़र हो जाता। क्या तकलीफ है, इडियट इंसान क्यों कॉल कर रहे हो। अशनाल गोया अपना सारा गुस्सा इसी अजनबी पर निकालना चाहती थी। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। मुखालिफ का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठा था। अशमान अपने सारे काम छोड़कर वापस आ चुका था। इसका दिमाग इस वक्त तक काम करने की सारी हिस्से छोड़ चुका था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि अशनाल किसी और की नो नेवर। सिकंदर, आप जानते हैं ज़ैनब की कितनी ख्वाहिश थी कि अशनाल को अपनी बहू बनाने की। आप एक दफ़ा फिर सोच लें, कहीं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर लें। मामा सिकंदर को समझाने की आखिरी कोशिश करने लगी। मामा तुम क्या चाहती, मैं अपनी बेटी को शख्स के नाम पर बैठाए रखूँ जिसने आज तक हमें पलट कर नहीं पूछा, जिसने आज तक हमारी कोई खैर खबर नहीं ली। वो हमें अपने दुश्मन समझता है, वो कभी नहीं आएगा। सिकंदर साहब गुस्सा करने लगे। मामा तुम बताओ, वो हमें दुश्मन क्यों समझता है? हमने क्या बुरा किया इसके साथ, इसकी माँ के साथ? इस बात का जवाब मामा के पास भी नहीं था। अशमान वापस आती डायरेक्ट अशनाल से मिलने चला गया। तकरीबन सोई रात का 1 बज आ रही थी जब नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। खतीजा और माह के जाने के बाद वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। इनकी नई नई जिंदगी को वो अपने दुखों का रोना रोकर फीका नहीं करना चाहती थी। अभी वो इन्हीं सोचों में थी कि किसी ने बहुत ज़ोर से इसे खींचा था। वही सब्ज़ आंखें, वही वहशतदार चेहरा, वो ज़ब्त की इंतहा पर थी। क्या मसला है इस तरह तुम? अशनाल हमारे खौफ के कुछ बोल ना सकी। किसी से शादी कर रही हो? दोनों बाजू से खींच के इसे अपने करीब किया, जिससे इसकी सांसों में तंगी आने लगी। तुम्हें इससे मतलब, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जिससे शादी करो। अशनाल नज़रें झुकाई, आंखों की नमी छुपाने लगी, जैसे मुकाबले का खसा थोड़ा ढीला पड़ा पर छोड़ा नहीं। ओह, तो अशनाल शाह को मेरी आंखों से खौफ आता है, तभी वो मुझे देखकर बात नहीं कर सकती। अशमान ने जैसे इसके रोने का मजाक उड़ाया। वो जो रोने की तैयार थी इस बात से गोया करंड खा के पलटी, आंखों में आंखें डाली। तुम यहाँ क्या पूछने आए हो? यही कि मेरी शादी किससे हो रही है? खानज़ादा रहाब, जिसकी बहन की बाहों में बाहें डाले इस दिन पार्टी पे बड़ी बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे थे। सुन लिया, अब तुम यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। अशमान गुस्से से मुठिया पीछे सब सुन रहा था। और क्या सुना चाहते हो? यही कि मैं राज़ी हूँ या नहीं? हाँ मैं राज़ी हूँ। तुम्हारी अय्याशी का सामान बनने से बेहतर है मैं इसकी इज़्ज़त बन जाऊँ। अशनाल गुस्से में पागल हो गई थी। एक जोरदार थप्पड़। जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसी घटिया बकवास करने की? इसका मुंह ज़ोर से पकड़े अशमान पागल होने लगा। एक बात अपने ज़िम्मे बैठा लो कि तुम सिर्फ मेरी बनोगी। अपने माँ बाप को समझा दो कि शाफ़त से तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर दे, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। चेहरे नज़दीक किए, वो इसकी सांसों पर भारी हो रहा था। वो इससे दिक्कत देती खुद को संभालते बाहर निकल गई। ज़िंदगी में पहली बार इस पर किसी ने हाथ उठाया था। नेक्स्ट डे अशनाल सारी बात मामा और सलार को बता देती। इस बात को गोल किए कि वो घर आया था। सिकंदर साहब ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा परेशान होने लगती है। मामा मैं भी इसी से शादी करना चाहती हूँ। अशनाल की इस बात से गोया दोनों के सर पर आसमान छत समेत गिरा था। सादगी से निकाह के बाद सैयद अशनाल
अर्शमान बन चुकी थी। वीडियो कॉल पर महा और खतीजा भी निकाह की रस्मात में पेश थी। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर आ जाएं। इतना सादगी से निकाह इनको हजम नहीं हो रहा था, पर अशनाल की वजह से चुप थी। अर्शमान को एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में जर्मनी जाना था, जिसकी वजह से वो और अशने जा रहे थे और 2 दिन बाद सबके वहाँ आने पे वलीमा रखा गया था। मामा को कोई समझ नहीं आ रहा था, पर वो खुश थी कि वो अपनी प्यारी दोस्त के की आखिरी बात का मान रख सकी। पर अर्शमान की झिझक इसका अजनबी लहजा से रुला रहा था। सिकंदर साहब को अशनाल के इस फैसले ने इनको कुछ भी सोचे समझने के काबिल नहीं छोड़ा। इन्हें लग रहा था कि जैसे वक्त बहुत पीछे चला गया है। इस तरह ज़ैनब भी सफ़ेद निकाह के जोड़े में रुखसत हुई थी और आज अशनाल वो ना तब कुछ कर सके थे, ना आज रुखसती का वक्त हुआ था। अशनाल अपने बाबा से मिलने कमरे में गई, जो बेआवाज़ आंसू बहा रहे थे। अशनाल बाप के गले लगकर रोने लगी। पता नहीं कौन सा दुख था जो दोनों बाप बेटी आंसू को की सूरत में बहा रहे थे। बाबा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, अशमान बहुत अच्छा है, आप मेरी फ़िक्र मत करिएगा, अपना और मम्मा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी इसने अशने से बिल्कुल नाराज़ मत होना। अशनाल ये कहकर बाहर निकल गई। ये देखे बिना कि इसका बाप दिल के दर्द से ढह गया था। अभी वो घर पहुंचे थे कि दोनों में फ़कत खामोशी थी। खामोशी देखा जाए तो खामोशी शिकवा है, गिला है, कि ज़ियत। इसी दौरान अशमान को मामा का फ़ोन आता है जो सब ख़त्म कर देता है। आज सिकंदर को इस दुनिया से गए 3 दिन हो चुके थे और अभी तक अशनाल को मुकम्मल होश नहीं आ रहा था। मैं हूँ अपने बाप के मरने की वजह, मैंने इनका दिल दुखाया था। वो उठती तो बस यही बातें करती और बेहोश हो जाती। वो ये कहकर आ गया था कि इसका जाना ज़रूरी है और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म यहाँ छोड़ नहीं सकता। सिकंदर साहब के जनाजे के फ़ौरन बाद जर्मनी आ गया था। कुछ था जो इसे उलझा रहा था। इसने सिकंदर की ज़िंदगी में इनसे बहुत नफ़रत की थी, पर आज इससे इनका शफ़क़त भरा लम्स महसूस, इनकी मोहब्बत याद आ रही थी, जिन्हें सारी ज़िंदगी इसने दुश्मन समझा था। फिर क्यों आज इसका ज़मीर मुतमिन नहीं था, पर वो ये नहीं जानता था कि ज़मीन का ये बोझ से सारी ज़िंदगी उठाना था। सिकंदर साहब को गए 25 दिन होने वाले थे। माह रमज़ान ख़त्म होने को था, पर अशनाल की हालत वही की वही थी। मामा खतीजा और महा इसे संभाल कर थक चुकी थी, पर वो ना तो कुछ खाती पीती थी और ना ही बोलती थी। हर वक्त दूर खलाओं में कुछ ढूंढती रहती थी। वो जर्मनी के एक रेस्टोरेंट में बैठा कॉफ़ी पी रहा था, जहाँ इसे वही शख्स अशमान कैसे भूल सकता था। इसको आया था वो अंधाधुंध पागलों की तरह इसके पीछे भागा, पीछे से गिरेबान पकड़े, इसे मार मार कर इसकी दुर्गत बना दी थी। तुम वही हो ना, वही हो ही हो ना जिसने मेरी माँ को मारा था। दीवाना वार इसके चेहरे पर घुसे मारे बरसाए इसे पूछ रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, मुझे माफ़ कर दो। जुर्म ज़दा चेहरे वाला वो खबीस सा इंसान था जिसकी उंगली से कोई फ़कीर लगता था। मैं वही हूँ जिसकी माँ को तुमने इसकी आंखों के सामने अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर इसका गला दबा के से ज़ेरनाक मौत दी। गौर से देखो मैं वही हूँ। वो अपने होश और आवाज़ से बेगाना हो चुका था। बूढ़ा फ़कीर थोड़ा ठटका, तुम मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने गुनाहों की सज़ा इसी दुनिया में पा ली है। मैंने तुम्हारी माँ के साथ बुरा किया, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, मेरी छोटी सी बच्ची को कुछ गुंडों ने उठा लिया, इसका कुछ पता नहीं चल सका, मेरी बीवी इसका दुख सहे सीने से लगाए मर गई और मैं इसे ढूंढते ढूंढते इस हाल में आ पहुंचा। आसमान के जूतों पर सर रखे वो हिचकियों से रो रहा था। यकीनन मक्का फ़ाते अमल अटल है। तो मुझे बस ये बताओ कि वो सब कुछ तुम्हें किसके कहने पर किया था और क्यों किया था, किस बात का असल ये बिना इसके गिरेबान से पकड़े से खड़ा किया था। मुझे पैसे सिकंदर साहब ने नहीं, हैदर साहब ने दिए थे। मैं इनका वफादार मुलाजिम था, इसलिए ये काम उन्होंने मुझे सौंपा। पर तुम्हारी माँ को देखकर मेरी नींद ख़राब हो गई और मैं आधे मुँह फिर से ज़मीन पर ढह गया। तुमने सिकंदर साहब का नाम क्यों लिया था, बताओ मुझे। इस वक्त आसमान की आंखों में खून उतरा था। मुझे कहा गया था कि तुम्हारे सामने सिकंदर साहब का नाम लिया जाए ताकि तुम इससे इतनी नफरत करो वो तुमसे दूर होने पर मजबूर हो जाए। वो मुश्किल से सांस लिया अल्फाज अदा कर रहा था। माह रमज़ान ख़त्म हो चुका था, ईद गुजर चुकी थी। माह और खतीजा वापस अपने घर चली गई थी। आसमान ना आया ना इसे आना था। अब अशनाल ज़्यादा रोती नहीं थी, इबादत में मसरूफ़ रहती थी और अपनी माँ का वह सहारा थी। इसे मजबूत होना था। एक ख्वाहिश थी जो इसके दिल में रह गई थी कि काश वो आसमान से शादी ना करती तो उसका बाप आज जिंदा होता। आसमान अपने ज़मीन से लड़ते लड़ते हार चुका था। इसने सारी ज़िंदगी जिसको दुश्मन समझा वही इस दुनिया में इसकी माँ का सगा था। हाँ, सुतेला होते हुए भी सगा था। वो हार चुका था। आसमान शाह हार चुका था। एक रात सारी बात कॉल करके अशनाल को बता दी थी और फैसला इस पर छोड़ दिया था। वो खुश थी कि इसका बाप मुजरिम नहीं था। वो सुरखरू हो गई थी, पर आसमान की सज़ा भी शुरू हुई थी। अशनाल की सूरत में अशनाल इससे दिन में तारे दिखाने के साथ गिनवाने वाली थी। 4 साल बाद तलीज़े और जूनी जाने के इस बात पर लड़ रहे थे जब अब क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों कोई एक वक्त भी ऐसा होता जब तुम दोनों प्यार से रह लो। अशनाल दोनों पर गुस्सा करने लगी। अलीज़े चुप खड़ा सब्ज़ आंखों से रोई जुई को घूरे जा रहा था। मामा ये मुझे डरा रहा है। दुनिया जहाँ की मासूमी चेहरे पर सजाए जुई बोली, मामा इसने अभी माँ की बेटी पर पानी गिराया, वो बेचारी रो रही है, वो हमारे घर गेस्ट हैं और इसने इस पर ठंडा पानी गिरा दिया। लीज़ा अभी भी जुई को घूर रहा था। अच्छा, तुम बाप की तरह आंखें निकाल कर रोना बंद करो और ये इशे के क्या होता है ऐसे आप ही कहो। इस अशने इसको तस्सीह करने लगी। नो
नो वे, शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड नॉट माई सिस मॉम, जिस पर अशमान के साथ सब हंसने लगे। अशने सबको घूरती एशे को गोद में उठाई चेन चेक करवाने चली गई। वैसे यू नो जुई बेबी, आपकी मामा भी हमें ऐसे ही तंग करती थी जैसे अब आप सबको करती हो। माहा जुई को बचपन के किस्से सुनाने लगी। इसने भी अपनी एक बार खदीजा आनी पर ठंडा पानी गिरा दिया था, जिस पर लिज़ा और जुई बैक वक़्त अपनी माँ को देखने लगी। माहा और अशमान का हंस के बुरा हाल था। एक कमी थी तो बस खदीजा की, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं थी कि सफ़र कर पाती। एक अदद प्यारी शहज़ादी के बाद अब वो एक शहज़ादे की माँ बनने वाली थी। यहाँ सब लिज़े और जुई की बर्थडे सेलिब्रेट करने इकट्ठे हुए थे। बहुत सी नई मेमोरीज बन रही थी, बहुत से नए रिश्तों की बुनियाद बन रही थी। खुदा जाने ये दोस्ती अब कौन सा नया रंग दुनिया को दिखाए। तो यूँ ये नावल ख़त्म हो गई। छोटा सा नावल था, अच्छा नावल था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।